शुरू करते हैं। आज अध्याय नंबर 5 है इकोनॉमिक्स का, जिसमें निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित जो भी सवाल बनेंगे आज खत्म होगा। ये बीपीएससी वाले के लिए स्पेशली है, इसलिए क्योंकि जिनका इकोनॉमिक्स होगा 12th वाला एग्जाम के लिए, उनके लिए ज़्यादा है। ऐसे 40 नंबर के लिए तैयारी कर सकते हैं और जो भी एग्जाम में जाते हैं और या रेलवे हो, एनटीपीसी, बिहार पुलिस या जो भी हो, अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा तो इससे सवाल बनेगा और बनेगा तो आपका रिजल्ट होगा, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए बहस ना करते हुए चलते हैं और थैंक यू वेरी मच जो सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो है हमारा नर कसे से है। क्या है? नर जी हैं, कसे अलग कर दिए, नर कसे से हैं। आगे चलिए जानते हैं। तो निर्धनता का दुष्चक्र, ठीक है, निर्धनता मतलब पैसा से संबंधित है, उसका दुष्चक्र है, प्रभाव, गलत प्रभाव है ना, की अवधारणा अर्थशास्त्री रेगनर नरकशे से है। नरकशे नाम है, रेगनर नरकशे पूरा नाम है इनका, द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या प्रस्तुत की गई? निर्धनता का दुष्चक्र बताया गया। मतलब निर्धनता का कारण क्या है? दुष्चक्र है, ध्यान नहीं देना, ये भी है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, एक सर्कल है एक तरह से। आओ चलिए, इस अवधारणा के अनुसार अगर देखा जाए, किस अवधारणा के अनुसार? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा के अनुसार अगर देखा जाए तो अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसी, अल्प विकसित देश, जहां पे अल्प विकसित देश है वहां पे निर्धनता का दुष्चक्र है। अब सुनिए कि अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के एक चक्र में फंसे रहते हैं। एक चक्र में ही फंसा रहता है, अनेक कारक हैं, लेकिन उस कारक का एक चक्र होता है, उसी चक्र में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के परिणामी होते हैं। क्या होते हैं? परिणामी होते हैं, जिनसे बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। जिससे क्या होता है? बहुत कठिन होता है। इसलिए वे देश निर्धन बने रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्धन बने रहते हैं। ये क्लियर हो गया। और सुनिए दूसरा प्रश्न की अगर बात करेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है मतलब डी, बहुआयामी गरीबी सूचांक है। बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचांक है, यामी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं। भारत में बहुआयामी प्राकृतिक की निर्धनता है। क्या चुकी है? प्राकृतिक की निर्धनता है, जो विभिन्न कारकों की अंतरक्रिया से उत्पन्न होती है। देखिए भारत में बहुत ऐसे कारक हैं, बहुत ऐसे प्राकृतिक रूप हैं जिससे निर्धनता का प्रभाव पड़ता है ना। और इसमें क्या है कि विभिन्न कारकों के आंतरिक जो है, अंदरूनी जो है क्रिया जो है उत्पन्न होती है, ठीक है ना। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति मापने के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचांक, जिसे MPI शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। अब ये सही बात है, बहुआयामी निर्धनता सूचांक नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि भारत में कैसे निर्धनता है, क्यों गरीबी है, क्यों बेरोजगारी है ना। इस तरह से हम लोग को समझना होगा और ये सिद्धांत पे ही, इसी सूचांक पे ही निकाला जाता है और सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। क्योंकि इससे मतलब देखा जाए तो क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन निर्वाह जैसे मुख्य आयामों के अंतर्गत अनेक उप आयामों का भी अध्ययन किया जाता है। तो बहुआयाम में क्या है? शिक्षा तो होगा ही, स्वास्थ्य है, जीवन निर्वाह, ये सब का तो मुख्य आयाम है, जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत और भी अनेक जो है छोटे-छोटे आयाम हैं जो कि अध्ययन किया जा सकता है, मतलब इससे जुड़े हुए हैं। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जीवन निर्वाह हो गया। तो जैसे जीवन निर्वाह हो गया, और भी है आपका, है कि नहीं? जैसे कमाने का हो गया, छोटे-छोटे प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सब सम्मिलित होंगे इसमें। हम लोग का जीवन का जो भी अंग है, जो भी निर्वाह करने का जो रास्ता है, वो सब एक जैसा होगा। तो इसमें छोटे-छोटे आयाम तो आ ही जाएँगे, उतार-चढ़ाव सारी चीज़ें आती हैं। ये समझाने के लिए मैंने बोला।
देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, तीसरा प्रश्न है बेरोज़गारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बेरोज़गारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 1 गरीबी रेखा से नीचे वाले की संख्या बढ़ती है। आप सोचिए बेरोज़गारी बढ़ेगा तभी तो गरीबी है, अगर बेरोज़गारी नहीं होता तो गरीबी तो होता नहीं। अगर रोज़गार सबको मिल जाए तो गरीबी होगा क्यों? है ना? रोज़गार है ही नहीं, तो बेरोज़गारी तो होगा ही। इसके बारे में चलिए सुनिए, बेरोज़गारी का अर्थ है क्या है बेरोज़गारी का अर्थ? बेरोज़गारी का अर्थ होता है व्यक्ति में रोज़गार करने की इच्छा तथा क्षमता होते हुए भी उसे रोज़गार के अवसर प्राप्त ना होना। अब सही बात है, बेरोज़गारी का मतलब ये है कि रोज़गार तो कर सकता है व्यक्ति, उसकी इच्छा भी है, क्षमता भी है, लेकिन वहाँ पे रोज़गार है ही नहीं, वहाँ पे काम है ही नहीं, तो बेचारे का क्या होगा? यदि बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती है, तो लोगों की आय में कमी आती है। अब सोचिए काम ही नहीं रहेगा, तो पैसे में कमी तो आएगी और इसके कारण गरीबी तो बढ़ेगा ही। परिणाम स्वरूप जो लोग गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर हैं, वे इस रेखा के नीचे चले जाते हैं। जो थोड़ा-सा उठते हैं और थोड़ा-सा मान लीजिए मध्यम वर्ग में आए लेकिन तो भी अगर नीचे का स्तर गड़बड़ होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो मध्यम वर्ग भी तो नीचे ही जाएगा, तो उसका भी तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ जाती है और यही बढ़ जाएगी भाई। जो अमीर है, अमीर होते जा रहा है क्योंकि उसके पास व्यवस्था है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहा है। और जिसके पास रोज़गार ही नहीं, वो बेचारा माइंड होते हुए भी, सोचते हुए भी, पॉज़िटिव होते हुए भी कि मैं ये कर सकता हूँ, दुनिया जीत सकता हूँ, है कि नहीं? लेकिन उसके पास एक माध्यम नहीं है, जिससे वो बड़ा आदमी बन सके, तो गरीबी ही होगा। होता है कि नहीं? एकदम होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। अगर आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है और आपके पास व्यवस्था ना हो, तो सोचिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत में अधिकांशतः बेरोज़गारी है। तो भारत में अधिकांशतः बेरोज़गारी क्या है? तो है संरचनात्मक है। क्या है? संरचनात्मक है। ठीक है? चलिए जानते हैं। भारत एक विकासशील देश है। क्या है? भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तथा नए प्रकार के उद्योगों के आने के कारण यहाँ संरचनात्मक बेरोज़गारी का प्रतिशत जो है अधिक है। अब ये तो सुनिए मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत अधिक है, क्यों है? सुन लीजिए, अगर भारत क्या है? एक विकासशील देश। अब विकासशील देश होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था जो है लगातार क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, क्रिएटिविटी की ओर जा रहा है मतलब अलग तरह से बन रहा है और नई प्रौद्योगिकी मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। अपनाने के कारण क्या हो रहा है कि नए प्रकार के उद्योग आ तो रहा है और आने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें संरचनात्मक बेरोज़गारी बढ़ रहा है। तो ये इस तरह का बहुत है और इस तरह से बढ़ते आ रहा है और ये सब टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल का। 5वां प्रश्न है छिपी बेरोज़गारी से तात्पर्य है। तो छिपी बेरोज़गारी भी है ना? मतलब बैकग्राउंड बेरोज़गारी कहिए। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होना। मतलब एक कार्य है, उसमें 1 से अधिक व्यक्ति है या 2 से अधिक व्यक्ति है, 3 से अधिक व्यक्ति है। तो बताइए, वो भी छिपी हुई है ना? एक ही सीट है, उस पे हज़ारों लोग हैं। तो इस तरह का होता ही है, उसमें से एक ही का होगा। इस तरह का आप समझने के लिए मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए, छिपी अथवा इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। छिपी बेरोज़गारी बोलिए या प्रच्छन्न बेरोज़गारी बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, मतलब अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना। अर्थात यदि उस कार्य से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक कार्य है, उसमें अगर 5 हैं, 5 में से 2 हटा भी दिए, तो 3 व्यक्ति काम कर लेंगे या 3 व्यक्ति हटा दिए, तो 2 व्यक्ति काम कर लेंगे। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा काम पे। बस प्रभाव पड़ेगा बेरोज़गारी पे, क्योंकि उसमें व्यक्ति बेरोज़गार हो जाता है। इस स्थिति में लोग रोज़गार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में वे बेरोज़गार होते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सही बात है।
उत्पादकता करने की तो शून्य हो जाएगी। एक ही कार्य में सब लगे हैं, उसमें से हटा देगा, है ना? अब हटा देगा तो काम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हटेगा उस पे बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये भी एक तरह से छिपी हुई है। छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है, कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। अब सुनिए नीति आयोग करेगा। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम या कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे NSSO द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण कर भारत में गरीबी का अनुमान लगाता है। क्या करता है? गरीबी का अनुमान लगाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना होगा, NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, या आप कह सकते हैं मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, सुनिएगा। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO जो कि हम ऊपर पढ़े द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? अब NSSO के द्वारा नहीं लाई जाती है, मतलब प्रयोग नहीं लाई जाती है, तो वो है चालू मासिक स्तर। चालू मासिक स्तर, है ना? ये भी ध्यान रखना है। अब सुनिए क्या है, तो यहाँ पे सुनिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे NSSO के द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां प्रयोग की जाती है। कितनी विधियां? तो 3 विधियां प्रयोग की जाती है। सामान्य प्रमुख स्तर की बात करेंगे। क्या करेंगे? सामान्य प्रमुख स्तर की बात करेंगे। यदि पिछले वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी अधिकांश समय कार्य नहीं कर रहा था, तो वह बेरोजगार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। सही बात है, अधिकांश समय कार्य नहीं करेगा तो वो बेरोजगार में आ जाएगा। तो ये तो हो जाता है, ये तो वास्तविक सच है। अगर बात करें हम इसमें चालू साप्ताहिक स्तर पर, तो ये भी हमारा क्या है बताइएगा? तो चालू साप्ताहिक का बात करेंगे हम लोग, तो ये सब NSSO के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो चालू साप्ताहिक स्तर क्या है? करेंट वीकली स्टेटस की बात हो रही है। यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध है और इच्छुक होते हुए भी जो है संदर्भित सप्ताह के किसी एक दिन 1 घंटे भी रोजगार में संलग्न नहीं रहा, तो वह बेरोजगार माना जाएगा। ये साप्ताहिक है, 1 दिन नहीं, 1 घंटे भी नहीं रहा तो सप्ताह के अनुसार, और ऊपर था प्रिंसिपल स्टेटस के अनुसार, है ना? अब यहाँ पे है चालू दैनिक स्तर, ये भी NSSO के तहत प्रयोग किया गया है। चालू दैनिक स्तर, करेंट डेली स्टेटस। अब दिल्ली में है, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छित होते हुए भी दिन में 1 घंटा भी, अब देखिए दिन में 1 घंटा भी कार्य नहीं करता, तो वह बेरोजगार माना जाएगा। जैसे ऊपर चालू साप्ताहिक था, उसमें भी 1 घंटा भी रोजगार में संलग्न नहीं है तो भी बेरोजगारी हो जाएगा। इसमें चालू दैनिक स्तर में बात करें, जिसमें भी 1 घंटा नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा। तो यही आपका रहता है। आपका 8वां प्रश्न की बात करेंगे, तो भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन विधि या विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? कौन विधि का प्रयोग किया जा रहा है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक बात जान लीजिए, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 2 3 मतलब सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय, ये सब उपलब्ध जो है, मतलब इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं, तो यहाँ पे सुनिए क्या है। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी मतलब न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए
वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। क्या होती है? वित्तीय संसाधन मतलब पैसे की कमी होती है। ये बात सही है। अगर भारत में गरीबी के अनुमान के लिए न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो पारिवारिक उपभोग व्यय क्या है? पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये भी बात सही है। अब सोचिए, इस गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोग गरीब कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? गरीब कहलाएँगे। गरीबी ज्ञात करने के लिए इस विधि को शीर गणना विधि मतलब हेड काउंट विधि कहते हैं। समझ गए? जैसे शीर गणना विधि को ही हेड काउंट विधि कहते हैं और ये विधि बहुत जो है सही है। अब मान लीजिए कि पारिवारिक उपभोग व्यय चाहिए, चाहिए ना भाई, व्यय तो चाहिए ही। तो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, इसी के तहत पारिवारिक के हिसाब से किया जाएगा। तो यही तो है हमारा शीर गणना विधि। चलिए, ये भी हम जान गए। आगे सुनिए कैलोरी ग्रहण क्या होता है। तो पारिवारिक उपभोग व्यय के निर्धारण में भोज भोजन का एक मुख्य घटक है। क्या है? भोजन का एक मुख्य घटक है, जिसका मूल्य कैलोरी ग्रहण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कैलोरी मतलब कितनी कैलोरी आप खाते हैं, कितने परिवारी एक परिवार कितने कैलोरी का मतलब भोजन कर सकता है। तो इसी आधार पर समझ जाइए कि होता है, भोजन के आधार पर होता है, बस वास्तविक सच ये है। चलिए, ये भी हमारा बेरोजगारी का हिस्सा है। तो सोचिए, बिना भोजन का आदमी जीवित रह सकता है? नहीं, जानवर तो रहता ही नहीं, तो वो कैसे? गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रति व्यक्ति आय की बजाय उपभोग व्यय को जो है वरीयता दी जाती है। उपभोग व्यय को वरीयता दी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है, क्योंकि स्वनियोजित लोग, पिछड़े मजदूर आदि की आय को अस्थायी और स्थानिक दोनों रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि उपभोग का पैटर्न लगभग अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। 9वां प्रश्न यह है कि किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि इसमें कीमत स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग लोग होती है। मतलब कीमत स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है। सही बात है ना? कीमत स्तर अलग-अलग जैसे होगा तो राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है। जैसे मान लीजिए बिहार में कुछ है, बंगाल में कुछ है, यूपी में कुछ है, आप चले जाइए कश्मीर अलग कुछ है ना? तो इस तरह का है। और अभी तो कश्मीर में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। मैं चाहता हूँ कि उसका निर्णय जल्द हो और सही हो और उचित हो और समय पर हो। समझ गए? और मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, इस पे मैं नहीं चाहता कि उस तरह का पब्लिकली हाँ, न्यूज़ जब चालू करूँ तो उसमें ये सब बातें करना उचित है। तो ये समय और उचित समय के हिसाब से निर्णय होना चाहिए और होगा, अवश्य होगा और जल्द होगा, ये मैं जानता हूँ। चलिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गलत के साथ गलत होगा और सही के साथ सही होगा, ये वास्तविक सच है और ईश्वर का बात है। आगे चलते हैं सब। तत्कालीन योजना आयोग ने वर्ष 1989 मतलब 1989 में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डीटी कौन है? लकड़वाला, नाम ही है इनका। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई, मतलब विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई। इस विशेषज्ञ दल में मतलब समूह में प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग-अलग निर्धनता रेखा की अनुशंसा की गई। कहीं पैसे की गई, कहीं व्यवस्था की गई, कहीं स्वास्थ्य के लिए की गई। तो इस तरह की जो है देखा गया है। ये वर्ष 1989 की बात हो रही है, उस समय की माप हो रही है। लकड़ वाला एक प्रोफेसर थे, उन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी, दल बैठा था। समझ गए? 10वें प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 10वां प्रश्न है आय का वितरण मापा जाता है। तो आय का वितरण जो है लॉरेंज वक्र है। कौन है? लॉरेंज वक्र है। मान लीजिए लॉरेंज वक्र का एक प्रतिपादन था। लॉरेंज वक्र का अगर प्रतिपादन की बात करें तो ये सबसे पहले तो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, मतलब अमेरिकी गुरुजी थे, अर्थशास्त्री गुरुजी थे। कौन? लॉरेंज वक्र। इन्हीं का प्रतिपादन था। डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज पूरा नाम है।
याद रखना है। डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने क्या किए थे 1905 में? क्या किए थे 1905 में? किया क्या किया तो सुनिए, यह लोगों के मध्य आय के वितरण का अध्ययन किया। कौन किया? डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब अध्ययन करने के लिए भी ये किया जा सकता है, समझ के अनुभव करने के लिए भी किया जा सकता है। आय, धन, मजदूरी और लाभ पूंजी, उत्पादन आदि इसमें जोड़ा गया है, उसके वितरण की बात कही गई है। ये कब 1905 के ये हुआ था, इसी के मध्य में शुरू किया गया था। ये प्रतिपादन किए थे लॉरेंज वक्र नाम का, ठीक है, प्रतिपादन किए अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। बस इतना ही सवाल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। 11वां प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया तो ऑप्शन बने ऑस्कर लुईस द्वारा किया गया। सुनिए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को वर्ष 1950 के दशक में, कब 1950 के दशक में, मतलब 1950 के समय, क्या गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को क्या किया गया? ऑस्कर लुईस द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। मतलब इसे प्रस्तुत कहिए, लोकप्रिय कहिए, बनाया गया। इसके अनुसार, किसके अनुसार? गरीबी, ऑस्कर लुईस द्वारा जो है गरीबी की संस्कृति की अनुसार की बात हो रही है। गरीबी व्यक्तिगत कमियों का परिणाम नहीं है, व्यक्तिगत कमियों का परिणाम नहीं है, बल्कि बृहद सामाजिक वातावरण का परिणाम है। और सही बात है, सामाजिक दिखावे के कारण ही हम लोगों को ज़्यादातर गरीबी का झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे मान लीजिए ठेला लगाते हैं, तो ठेला हम नहीं लगाते बहुत लोग ऐसे, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज क्या कहेगा, इसके कारण तो ही गरीबी है। अगर आप कूदिएगा, करिएगा तो शुरू में कमेंट होता है, लास्ट में वही समाज उसी चीज़ को अपनाएगा जो आप करिएगा। इसलिए समाज को नियम तोड़ने के लिए बना है, तो नियम तोड़िए, नया नियम बनाइए, कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, वास्तविक सत्य हो और मन से हो, मतलब प्रेम से हो। देखिए सफलता मिलता है, कि मैं जानता हूँ, ये प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ। कोई भी काम कीजिए जिसमें एक बच्चे का समाजीकरण होता है, ये जो है जिसमें एक क्या है, बच्चे का समाजीकरण होता है। देखिए वो हम इसलिए एक्स्ट्रा बताए, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी काम करते होंगे, या आपके माइंड में आता होगा बिजनेस करने का, तो हमारा जो है आसपास के माहौल है वो बिजनेस का नहीं है, तो आपको लगेगा कि बिजनेस में जाएंगे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो समाज का भय रहता है। अगर आप कूदिएगा, अनुभव कीजिएगा, थोड़ा सा लॉस होगा, फिर होगा ठीक, है ना? तभी तो ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बीच में बोला वो क्योंकि सामाजिक का डर है। इसमें तो ऐसे सामाजिक वातावरण का परिणाम है, एकदम सही बात है। और जिसमें बच्चे का समाजीकरण होता है, हम लोग का समाजीकरण ही होता है, हम लोग भी उसी समाज से बनते हुए आते हैं। बाद में अनुभव करते हैं, तब समाज को तोड़कर नया इतिहास रचते हैं। ये हम लोगों में होता है। चलिए ये सब एक्स्ट्रा बात बोलना हम चाहते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन वास्तविक सच है कि समाज के भय से आधा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। अब प्रश्न है, चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन कौन है? तो जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, मतलब जो निरंतर एकदम निर्धन हो रहे हैं, लगातार गरीब होते जा रहे हैं, और गैर निर्धन भी होते जा रहे हैं, है ना, होते रहते हैं, मतलब गैर निर्धन भी होते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो। मतलब ऐसी समग्र मांग है, मांग में कमी हो रही है। दूसरी बात, निष्क्रिय उत्पादन हो रहा है, मतलब व्यर्थ का जा रहा है उत्पादन क्षमता, और उसी क्षमता के कारण होता है, और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, उसके साथ समाप्त हो जाएगा। इसे ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह विकसित देशों की विशेषता है। क्या है? यह विकसित देशों की ही विशेषता है। 13वां प्रश्न जो है, भारत में नागरिक क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? बताइएगा बीपीएल के लिए, तो वो है हाशिम। कौन है? हाशिम समिति।
ठीक है, हाशिम समिति। अब सुनिए, हाशिम समिति की बात करेंगे तो सुनिए, योजना आयोग ने जो है शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सिफारिश करने हेतु प्रोफेसर एच आर हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया। इस समिति ने 24 दिसंबर 2012 को, कितने ने, 24 दिसंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट योजना को सौंपी। किसको सौंपी? रिपोर्ट योजना को सौंपी। अनुशंसित पद्धति मुख्य रूप से आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक कमजोरियों को पकड़ने पर जोर देती है। किस पे? पकड़ने पर जोर देती है। 14 प्रश्न क्या है, सुनिए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास। अब सुनिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को। कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार। इसका स्पेशल पढ़ा दिए, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना। किस योजना के तहत? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। 1 अप्रैल 1999 को इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। गरीबी निवारण को प्राथमिकता पंचमी पंचवर्षीय योजना में मिल गई थी, मतलब गरीबी निवारण को प्राथमिकता जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही मिली थी। ये जरूर ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। कब? तो 1 अप्रैल 1999 को। पंचवर्षीय योजना से था, छठी पंचवर्षीय योजना में समझिए लागू हो गया था, ठीक ना। चलिए, 15वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 15वां प्रश्न है कि इनमें से जो है किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया था या विचार को दिए थे, तो ये मोहम्मद यूनुस। क्या है? यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद कहिए या यूनुस कह दीजिए। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार किया, मतलब विचार रखे थे, ये बताए थे। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का औपचारिक संघ है। क्या है? औपचारिक संघ माना जाता है। औपचारिक संघ है जो अपने साझा हितों की पूर्ति के लिए एक साथ आने का विकल्प चुनते हैं। क्या चुनते हैं? आने का विकल्प चुनते हैं। भारत में एसएचजी की उत्पत्ति वर्ष 1970, कब? 1970 में गठित स्वनियोजित महिला संघ, जिसे सेवा बोलते हैं, के गठन में खोजी जा सकती है। किसमें खोजी जा सकती है? तो महिला संघ, मतलब स्वनियोजित महिला संघ के गठन में खोजी जा सकती है। कब? 1970 में। क्या गठित हुआ भारत में? एसएचजी की उत्पत्ति हुआ, ठीक है। वर्ष 1992 में, मतलब 1992, विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है, तो माइक्रो फाइनेंस परियोजना है। चलिए, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है, सुनिए। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। सुनिए, योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए गठित जो है, क्या है? भगवती कमेटी, जिसे 1973 द्वारा बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाओं, जिसमें समान स्थिति बेरोजगारी, चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी तथा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी की संस्तुति की गई थी, जो कि हम पढ़े थे, ठीक है। तथा यहाँ पे की गई थी, ये तो हम जान गए। एनएसएसओ, वर्तमान में जिसे एनएसओ बोलते हैं,
जो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है। वह 1973 से बेरोजगारी की माप के लिए इन तीनों धारणाओं का प्रयोग कर रहा है। मतलब 27वां चक्र है उस समय, सोचिए 27वां चक्र, मतलब 1973 से बेरोजगारी की माप की जा रही है तीनों धारणाओं का प्रयोग करते हुए। ठीक है, ये NSO हो गया है वर्तमान में, जो NSSO था, है ना। 17वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार न्यूनतम जीवन यापन सीमा रखी गई है। तो जीवन यापन रखी गई है कितना? तो 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन रखा गया है। विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 2.15 अंतर्राष्ट्रीय डॉलर प्रतिदिन से कम में जीवन यापन कर रहा है तो उस व्यक्ति को अत्यंत गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब 2.15 डॉलर, सोचिए, समझ गए। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के साथ साथ जो है विभिन्न देशों के मध्य मूल अंतरों, मतलब प्राइस डिफरेंस की बात हो रही है, को समायोजित किया गया है। क्या किया गया? समायोजित, जोड़ा गया है, समायोजित किया गया है। एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB बोलते हैं, का भी अपनी अलग गरीबी रेखा मानदंड है, जो वर्तमान में $1.51 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सोचिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए, तो ये तो सही है ना, गरीबी रेखा से कम है। चलिए 18वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। 18वां प्रश्न है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो निर्धनता से ही संबंधित है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित, ठीक है, लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता के गणितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। गणितीय, गिनी गणितीय, ऐसे याद रखिएगा। इसे वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकी विद कौन थे? इटली के थे, तो कोरेडोन में विकसित की गई थी। कहाँ की गई थी? कोरेडोगिनी में विकसित की गई थी। और आपका जो है साइंस फिजिक्स का ही अध्याय आने वाला है बल, और ये अध्याय जो है आपका 5 है, छठा भी आएगा, जल्द आएगा। तो तैयार रहें और सोचते रहें, विचार करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब